तो चलिए एक और चैप्टर की तरफ चलते हैं। एक चैप्टर और आज कंप्लीट करेंगे। आज का हमारा टारगेट पूरा होना चाहिए। नए चैप्टर में आपका स्वागत है जिसका नाम क्या है? स्टाफिंग। अपने आप में बहुत ज़बरदस्त, अपने आप में अब तक का सबसे बेस्ट, अब तक का सबसे फेवरेट मेरा जो चैप्टर है वो क्या है? स्टाफिंग। मतलब जिसको पढ़ने में सबसे ज़्यादा मज़ा आता है वो कौन सा चैप्टर है? स्टाफिंग। मतलब आदमी बिजनेस में कितना ही ज़बरदस्त हो, मतलब बिजनेस में उसने क्या क्या अचीव कर लिया हो, क्या क्या अचीव नहीं किया हो, अगर वो कहीं जाके अटकेगा, कहीं जाके फंसेगा, तो वो कहाँ जाके फंसता है? स्टाफिंग में जाके फंसता है। ठीक है। अगर मान लीजिए किसी एक पर्टिकुलर स्टेट में हम ऐसा बोलें कि जो एंटरप्रेन्योर है वो किसी पर्टिकुलर चीज़ में जाके अटक जाता है, मतलब वहाँ पे वो काम नहीं कर पाता है, वहाँ पे उसकी काम करने की जो स्किल है वो प्रॉब्लम आ जाती है। और सेपरेट डिपार्टमेंट अगर हम बोलें किसी चीज़ का हमने बना रखा है, तो वो किसका बना रखा है? स्टाफिंग का। हमने नाम सुन रखा है जिसका नाम क्या है? HR डिपार्टमेंट। क्या नाम सुन रखा है हमने? HR डिपार्टमेंट। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट अपने आप में एक प्रॉपर सब्जेक्ट है, उसकी पूरी चर्चा इसमें होती है। तो कोशिश करेंगे कि आपके साथ स्टाफिंग की बात प्रॉपरली कर पाएँ। अभी तक हम मैनेजमेंट साइकिल पे कुछ पार्ट कवर कर चुके हैं। वो पार्ट क्या क्या है ज़रा मुझे याद तो कराओ जल्दी से। पहले एक पार्ट अपन ने कौन सा कवर करा? प्लानिंग वाला, है ना? तो अब अगर अपन लिख के देखें तो मैं मैनेजमेंट साइकिल में कहाँ तक आ चुका हूँ? मैं आ चुका हूँ प्लानिंग, देन ऑर्गेनाइजिंग, एंड नाउ आई एम एट स्टाफिंग। अब दो बचेंगे, डायरेक्टिंग और। तो प्लानिंग अपना हो गया, ऑर्गेनाइजिंग अपना हो गया, और अब हम किस में आ गए हैं? स्टाफिंग पे। अब जो चर्चा का विषय है वो ये है कि प्लानिंग में हमने क्या सीखा। प्लानिंग में हमने क्या सीखा भैया, ज़रा जल्दी से बताओ मेरे को। ऑब्जेक्टिव सेट करना, ऑब्जेक्टिव सेट करना सीख लिया प्लानिंग में। और प्रेमाइसेस बना के डेवलपमेंट तक हम पहुंच गए, वो वाली सीन भी हमने पूरी तरह सीख ली। इसके बाद हमने आइडेंटिफाई करे ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। और क्या आइडेंटिफाई करा उसमें कि बेस्ट मेथड कौन सा है, उसको अप्लाई करके देख लिया, यस और नो। अप्लाई करने के बाद अपने को क्या समझ में आया कि किस तरीके से अपने को प्लान को इम्प्लीमेंट करना है, और फाइनली अपने को क्या सॉल्यूशन मिलेगा और कैसे अपना गोल अचीव होगा, ये हमारा अल्टीमेट पर्पस था। और क्या सीखा हमने? ऑर्गेनाइजिंग में क्या सीखा अभी तक? ऑर्गेनाइजिंग का क्रक्स ही यही है कि हमने ऑर्गेनाइजिंग में क्या सीखा है? ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चर बनाना। अभी हमने छोटे मोटे स्ट्रक्चर भी देख लिए। कौन कौन से स्ट्रक्चर हमने देख लिए? फंक्शनल स्ट्रक्चर देख लिया, डिविजनल देख लिया, और कौन सा देखा? फॉर्मल देख लिया, इनफॉर्मल देख लिया। ऐसी छोटी छोटी बातें भी हमने देख ली। अब मेरा कहना यह है, प्लान बन चुका है, रिसोर्सेज आ चुकी हैं, तो अब बस काम करो। पर अब सवाल ये आता है कि काम करवाना पड़ेगा। अब क्या बात आएगी हमारे पास कि काम हमको करवाना पड़ेगा, तो काम कौन करेगा हमारे लिए? तो अब यहाँ पे सवाल आता है कि हमें लोग ढूंढना पड़ते हैं। राइट पर्सन एट राइट जॉब वाली कहानी शुरू हो गई। सही व्यक्ति को ढूंढ के पिक्चर में लाना पड़ता है। क्या सही व्यक्ति जीवन में मिल जाए तो आनंद ही आनंद आ जाता है? हम सब कोशिश तो यही करते हैं कि एक बार में सही व्यक्ति मिल जाए, पर एक बार में सही व्यक्ति, अच्छा जो सही व्यक्ति लगता है वो बाद में सही व्यक्ति निकलता नहीं है। ये भी तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ना। शुरू में तो हमें सही लग रहा था, पर देन भी रियलाइज कि नहीं नहीं ये वो नहीं है जो हमने सोचा था। इसलिए क्या ज़िंदगी में पुराने दोस्तों से दोस्ती बनाए रखना चाहिए, क्योंकि नए दोस्त तो आते जाते रहेंगे। कुछ लोगों की पुरानों से भी नहीं रहती खैर, पर ठीक है, दोस्ती का तो क्या है, चलता फिरता रहता, कोई बड़ी बात नहीं है उसमें। पर यू शुड बी वेरी क्लियर कि ये जो एक डोमेन है जिसमें हम ह्यूमन को डील करेंगे डायरेक्टली, ये बड़ा खतरनाक है। ये बिल्कुल ऐसा है कि जैसे मैं यहाँ खड़ा हूँ, मुझे सामने मेरा ऑब्जेक्टिव दिखता है, ये मेरी प्लानिंग शुरू हो गई यहाँ पे, इस ब्रिज पे मुझे चल के वहाँ तक जाना है। अब मैं चाहता हूँ कि मेरे साथ साथ और भी लोग चलें। तो मेरे साथ क्यों चलेंगे लोग? तो अब यहाँ पे एक गोल्डन प्रिंसिपल मेरे को अप्लाई करना पड़ेगा, और वो प्रिंसिपल क्या है? द प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट। रिलेशनशिप डिपेंड्स अपॉन इंटरेस्ट। R इक्वल्स टू प्रोपोर्शन, R इज प्रोपोर्शनेटली रिलेटेड टू I। हर रिश्ता किस पे टिका है? इंटरेस्ट का। मानो या ना मानो, सुनने में और बोलने में बड़ा अच्छा लगता है कि नो स्पेसिफिक इंटरेस्ट, नो प्रॉब्लम एंड कॉम्प्लिकेशन, नो ड्रामा, पर कुछ तो कहानी बीच में है। बिना उसके ऐसा कुछ नहीं होता। इस दुनिया में कोई भी रिश्ता बिना इंटरेस्ट के नहीं चलता।
मज़ेदार बात यह है कि जब तक आपको पता है कि मुझे क्या चाहिए और मुझे पता है कि आपको क्या चाहिए और हम दोनों ये एक दूसरे को देने में सक्षम हैं और तैयार हैं, तब तक कहानी बढ़िया है। जहाँ ये मैटर क्लोज होता है किसी भी वन साइड से तो प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, राइट। तो यू शुड बी वेरी क्लियर इन दी लाइफ कि आप जो डील कर रहे हैं ह्यूमन से वो किस बेसिस पे कर रहे हैं, इंटरेस्ट बेसिस पे। एक बहुत अच्छा वकील कभी ये नहीं चाहता कि जो अपराधी है उसको कड़ी से कड़ी सजा हो, उसका मेन फोकस ये है कि मेरी फीस कब आ जाएगी। बहुत रेयर ऐसे होंगे जो देश के लिए कुछ करना चाहते हैं ना। इस दुनिया में आदमी देश के लिए बाद में करता है, पहले खुद के लिए करता है। पहले उसका ये होता है कि अपना, इसमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। देखो पेट भरा होगा ना तो आदमी दूसरे के बारे में सोचता है ना। इसलिए आपको ये चीज़ ध्यान रखना चाहिए कि इफ़ यू आर केपेबल ऑफ डूइंग गुड फॉर अदर्स इट मीन्स यू आर केपेबल ऑफ इट। और अगला व्यक्ति आपके साथ ऐसा नहीं कर रहा है तो आपको ये समझना है कि उसकी कैपेबिलिटीज नहीं है, कॉम्पिटेंसी नहीं है, ठीक है। तो अब हर आदमी को कॉम्पिटेंट नहीं बनाना है, क्योंकि ज़िंदगी अपने को ऐसा वो नहीं दी, बहुत बार नहीं दी गई है, एक ही बार दी गई है। तो एक ही बार में सटीक काम करना है। तो इसलिए क्या है, एक तो वो होते हैं कि जो जो उनको सही लग रहा है वही करते जाएंगे, डायरेक्शनलेस मोमेंट हम जिनको बोलते हैं। एक वो होते हैं जिनका पर्पस होता है। और इन सब में जो पर्पस ड्रिवन लोग हैं उनकी सबसे खास बात यह है कि जो आप जैसे लोग हैं वो आपके ज़िंदगी में पर्पस लाएंगे, आपका हाथ पकड़ के अपने साथ रास्ते पे ले जाएंगे। आप भी डेवलप होंगे, वो भी डेवलप होंगे। वो बात अलग है कि वो थोड़े से ज़्यादा होंगे। और मेरा ये मानना है कि इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में कल को आप एज ए एम्प्लॉय जाएं, भगवान ना करे कभी जीवन में आपकी नौकरी लगे, पर अगर लग जाए और आपको जाना पड़े तो आप ध्यान रखना जो पर्सनैलिटी आप लेके गए थे और जो पर्सनैलिटी लेके आप बाहर आओगे उसमें फ़र्क होगा। जो काम आपने एक्स्ट्रा सीख लिया उसमें फ़र्क होगा। और इसकी सैलरी नहीं होती है। सैलरी कंपनसेशन वो होता है जो आपने काम करके दिखाया है, जो आपकी पर्सनैलिटी इवॉल्व हो गई ना। मान लीजिए आपको ड्रेसिंग सेंस नहीं था, किसी ऑर्गेनाइजेशन ने आपको एटलीस्ट इतना सिखा दिया कि कपड़े कैसे पहनना है, तो यार ये भी तो आपकी पर्सनैलिटी की ग्रोथ ही है ना। ये भी तो आपने उस व्यक्ति के साथ साथ चलते चलते सीखा जिसके साथ आप चलना नहीं चाहते थे। तो इस दुनिया में बड़ा क्लियर कॉन्सेप्ट है, या तो अपने ऑब्जेक्टिव बनाओ और उस पर चलो, या फिर दूसरों के बने बनाए ऑब्जेक्टिव हैं उनका सपोर्ट करो। आपकी ग्रोथ के चांसेस उसमें भी हैं, बहुत अच्छे हैं, ऐसी कोई बुरी बात नहीं है। तीसरे इसमें बहुत कमाल के लोग होते हैं एचआरएम में, जिनको हम कहते हैं कि हाईली कॉम्पिटेंट, जिन्हें ये पता हो कि आपके बिना मेरा काम नहीं चलेगा। जैसे स्टाफिंग का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल मुझे मिलता है इंडियन हिस्ट्री में, जिसमें एक व्यक्ति का जिक्र होता है, रॉबर्ट क्लाइव का। कभी नाम सुना हो आपने? तो रॉबर्ट क्लाइव हिंदुस्तान में जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई तो क्लर्क थे, और क्लर्क से उन्होंने धीरे धीरे पूरा ईस्ट इंडिया कंपनी, मतलब ब्रिटिशर्स में समझदारी तो थी, उनको ये था कि जो व्यक्ति कॉम्पिटेंट है, जिसको खेलना आता है, उसको देंगे, खेलने के चांसेस देंगे। तो रॉबर्ट क्लाइव को उन्होंने चांस दिया। रॉबर्ट क्लाइव ने बहुत अच्छा वॉर जिता के सब मामला सेट करा दिया। बैटल ऑफ प्लासी सुनी हो आपने? तो मामला सेट हो गया, सारी चीज़ें अच्छी हो गई। रॉबर्ट क्लाइव को ईस्ट इंडिया कंपनी ने कहाँ शिफ्ट कर दिया? वापस इंग्लैंड भेज दिया। गवर्नर था उसको वहाँ ट्रांसफ़र कर दिया। बाद में बंगाल की तरफ जो आपने सुना हो कोई बैटल ऑफ बक्सर एक करके आती है, तो वो हैंडल नहीं हो पा रही थी, क्योंकि इंडिया के 3 लोग, एक मुगल, एक वहाँ के नवाब, और ऐसे 3-4 लोगों ने मिलके इंग्लैंड, जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, उसके खिलाफ एक युद्ध छेड़ दिया। अब सवाल ये था कि युद्ध कैसे होगा, क्या होगा। किस्मत से ऐसा हुआ कि युद्ध हुआ और ईस्ट इंडिया कंपनी जीत गई। पर अब लफड़ा था। अब लफड़ा ये था कि जो 3 लोग हैं इसमें से एक तो गया, 2 सामने बैठे हैं, और इनके पास ऑलमोस्ट हिंदुस्तान का बहुत बड़ा पार्ट था। मतलब आप मान लो नॉर्थ ईस्ट का एक बहुत ही बड़ा पार्ट था इनके पास। बंगाल से लेके उड़ीसा ले लो आप, छोटा सा मालवा वाला पार्ट भी ले लो, सब इनके पास था। और ईस्ट इंडिया कंपनी के पास ये सब आ गया। अब ईस्ट इंडिया कंपनी इसकी प्लानिंग में नहीं थी कभी भी। उनको हमेशा क्या था कि हम तो जो भी राजा है उससे या तो ट्रीटी साइन करा लेंगे या थोड़ा बहुत हैंडल कर लेंगे, और लड़ाई भी कर रहे हैं तो जीतेंगे तो फिर सेटलमेंट ही करेंगे। पर ये तो सब हार गए और इतना बड़ा एरिया अपने पास आ गया। अब क्या करें?
तो फिर इन्होंने बोला कि पहले कौन हैंडल करता था ये सब चीज़ें, अगर ऐसा कुछ होता तो इनको याद आया कि रॉबर्ट क्लाइव करता था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने रॉबर्ट क्लाइव को वहाँ से वापस बुलाया कि आप वापस आओ और इस पूरे एरिया को हैंडल करो। ऐसा सेम एग्जाम्पल हम किस में देखते हैं, जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी में देखते हैं, जिसमें हमें कौन मिलता है, जैक वेल्च। एक्सक्लूसिवली उसको बुलाया गया और उस व्यक्ति ने पूरी कंपनी का रूपरेखा चेंज कर दी। ऐसे कई सारे एग्जाम्पल आपको देखने को मिल जाएंगे। क्या ये बात समझ पाते हैं? तो स्टाफिंग इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट प्रोसेस एंड इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ऑफ द बिजनेस मैनेजमेंट। लेट्स डिस्कस each and every element of it with reading. Come. Staffing is the managerial function of filling and keep filled the position in an organization structure. Structure कहाँ से आया? Organizing से आया। Organizing structure में जब हमने hierarchy बनाई, division बनाए, तो job आई, job positions आई। Staffing का काम क्या है? इन positions पे सही व्यक्ति को रखना और उसे बनाए रखना। यहाँ पे एक रेशो सीखना चाहिए। रेशो का नाम क्या है? लेबर टर्नओवर रेशो। क्या नाम है? लेबर टर्नओवर रेशो का मतलब कि एक ऑर्गेनाइजेशन में कितने नए एम्प्लॉयज आते हैं और उसी साल में कितने एम्प्लॉयज नौकरी छोड़ के जाते हैं। जितने एम्प्लॉयज आए, मान लीजिए वो 100 हैं और नौकरी छोड़ के गए 10, तो इसका मतलब आपका लेबर टर्नओवर रेशो कैसा है? अच्छा है। ज़्यादा लोग आपके यहाँ जॉब छोड़ के नहीं जाते, मतलब आपका वर्किंग कंडीशन अच्छी है, लोग आपके यहाँ काम करना पसंद करते हैं। तो एचआरएम में जो एचआर मैनेजर होता है उसको फोकस करना पड़ता है किस पे? लेबर टर्नओवर रेशो को कंट्रोल में रखने के लिए, राइट। तो यहाँ पे हमें क्या करना है? जॉब फिल करना है और फिल रहे इसका भी ध्यान रखना है। राइट पोजीशन पे राइट व्यक्ति को बैठाना है और वो व्यक्ति जॉब छोड़ के ना जाए, इसका ध्यान भी अपने को रखना है। After planning, organizing, staffing ensures the right people are placed in the right job. Okay? क्या क्या कवर करते हैं ये? वर्कफोर्स प्लानिंग, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, प्लेसमेंट, प्रमोशन, कंपनसेशन, परफॉर्मेंस अप्रेजल, सब। Let's move to one of the important topic, which is importance of staffing. Staffing के फायदे क्या हैं? आइए। नंबर 1, fills organizational position. What is the real life example? State Bank of India recruits PO सुनते हैं? PO ऑफिसर है, प्रोबेशनरी ऑफिसर्स सुना होगा ना, बैंक PO की एग्जाम दे रहे हैं हम, तो PO इज दिस। एंड क्लर्क्स टू फिल बैंकिंग पोजीशन अक्रॉस दी ब्रांच। क्लर्क से लेके बैंक PO तक की रिक्रूटमेंट प्रोसेस होती है, ठीक। सुना होगा आपने, गवर्नमेंट जॉब में A ग्रेड, B ग्रेड, C ग्रेड तो नहीं होता है, A ग्रेड, B ग्रेड एम्प्लॉयज़ को रखा जाता है। ये सारी प्रोसेस चलती रहती हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि रिक्रूटमेंट मेथडोलॉजी है, हमें लोगों को जॉब पे रखना है। एंश्योर्स कॉम्पिटेंट वर्कफोर्स। किसी भी व्यक्ति को नौकरी कॉम्पिटेंट व्यक्ति को देना है। कॉम्पिटेंट व्यक्ति कहाँ से ढूंढेंगे भाई साहब? हर आदमी अपने आप को कॉम्पिटेंट बताएगा, तो अब हम उसके थोड़े टेस्ट लेंगे, क्रॉस चेक करेंगे कि जो ये कह रहा है वैसा ये है या नहीं। इसलिए जिस भी जॉब को आप देखोगे वहाँ पे एक रिक्रूटमेंट प्रोसीजर है। आपका इंटरव्यू होगा, हो सकता है कोई रिटर्न एग्ज़ाम भी होती हो सकता है कोई स्पेसिफिक इंस्टीट्यूट से आपकी पढ़ाई हुई हुई हो। ये सारी चीज़ें क्या डिफाइन करती हैं? आपकी कॉम्पिटेंसी। जैसे हम बोलते हैं ना, हम इस कॉलेज से पढ़ेंगे तो हमें इतना पैकेज मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। उस कॉलेज में जाके जो कंपनी है उनका ऐसा हो जाएगा कि इस कॉलेज में पढ़ाने वाले जो लोग हैं और जिन बच्चों को पढ़ाया जाता है वो हमारी कॉम्पिटेंसी के पैरामीटर पे फिट होते हैं, तो हम इनसे एक बार पूछ सकते हैं कि नौकरी करोगे क्या। जब आप नौकरी के लिए हाँ बोल दोगे और नौकरी करने आओगे तो आपका ओरिएंटेशन करके आपको पूरा काम सिखाया जाएगा। अरे चार्टेड अकाउंटेंट बन के भी आप ऑर्गेनाइजेशन में जाओगे तो आप ऐसे थोड़ी बोलेंगे थोड़ी कि भाई साहब सीए हाँ तो शुरू हो जाइए, ऐसा थोड़ी होता है। एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होगा ना जिसमें वो आपको समझाएंगे कैसे काम होगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। जैसे आप मान लीजिए आप डॉक्टर हैं, आपने कहीं पे जॉब ज्वाइन की कि मैं सर्जन हूँ, तो आप अब रात में जाग के पढ़ते थे, तो आप अपनी सारी सर्जरी रात में शेड्यूल कराते हैं, ऐसा थोड़ी होगा। अगर ऑर्गेनाइजेशन का कोई पर्टिकुलर शिफ्ट है कि इस शिफ्ट में ये डॉक्टर बैठेगा, इस शिफ्ट में ये डॉक्टर बैठेगा, तो आपको सब सीखना पड़ेगा। तो इसका ये मतलब हुआ कि आप सिर्फ कॉम्पिटेंसी के पैरामीटर्स को सेटिस्फाई कर रहे हैं। किसकी नज़र के हिसाब से? दूसरे व्यक्ति की नज़र के हिसाब। अब वो अगर आपको कॉम्पिटेंट नहीं माने तो आप कॉम्पिटेंट नहीं है क्या?
ये सब सवाल हमको पूछना है अपनी करियर प्लानिंग में। जैसे आजकल बड़ा एक चलन चल रहा है कि मेरे में स्किल ज़्यादा होगी ना तो मेरे को ज़्यादा पे मिलेगा। आप समझिए, आपकी स्किल ज़्यादा होने से आपको पे मिल रहा है या ऑर्गेनाइजेशन चाहती है ऐसा व्यक्ति जिसके पास ये स्किल हो? तो ऑर्गेनाइजेशन कल को कोई और व्यक्ति चाहेगी जिसके पास और स्किल हो, तो आप कितनी स्किल सीखोगे? तो अल्टीमेटली आपको क्या सीखना पड़ेगा? कोई ऐसी स्किल जो सिर्फ मेरे पास हो और ऑर्गेनाइजेशन को और कोई दे ना पाता हो, तब ट्रेड हो पाएगा ना। देखो, कुछ अपने आप को बेचना तो है ही, वो आप क्या स्किल डेवलप करके बेचते हो वो आपको समझना है। जितना स्मार्टली आप समझोगे उतना ज़्यादा आपको मज़ा आएगा, ठीक। देन वी हैव राइट पर्सन फॉर राइट जॉब, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। जैसे कि मैंने कहा, जब भी किसी हम व्यक्ति को, एम्प्लॉय को हायर करते हैं, रिक्रूट करते हैं, तो हम उसको क्या करते हैं? ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के एक प्रोसेस से गुजारते हैं, जिससे उसका क्या होता है? फायदा। जिससे ऑर्गेनाइजेशन को भी ये समझ में आता है कि क्या सही है क्या। देन वी हैव इम्प्रूव एम्प्लॉय मोरल। कई बार ऐसा होता है कि एम्प्लॉय अपने अपनी समझ के होते हैं, उनका अपना अपना सोचने का तरीका होता है। उनके मोरल को मोटिवेट करने का कारण भी स्टाफिंग करती है, एचआर ही करता है, राइट। हैंडल एम्प्लॉय वेलफेयर एंड ग्रीवियंसेस। कभी कभी दो एम्प्लॉय आपस में लड़ पड़ते हैं, है ना। मतलब आप दो एम्प्लॉय बैठे हैं, बीच में एक एम्प्लॉय और बैठी है, तो दोनों एम्प्लॉय को ऐसा है कि आज मतलब मैं तुम्हारे लिए खाना लाया हूँ घर से, उसका ऐसा है कि नहीं मैं लाया हूँ नीचे से चिप्स तुम्हारे लिए। सबका अपना अपना कैलकुलेशन होता है। अब लड़ाई हो रही है, तो अब उसको तो मार नहीं सकते जो बीच में बैठी है अभी तो वो दोनों आपस में लड़ लिए। अब वो बॉस ने बोला है कि चेयर से कोई उठेगा नहीं, तो वो चेयर फाइट कर रहे हैं ना, आप आईजो की तरह चेयर टकरा के लड़ रहे हैं। कुछ भी कर सकता है आदमी, और कन्फ्लिक्ट तो हो ही जाते हैं। किसी ने आपका क्रेडिट छीन लिया, ऐसे सारे बहुत लोग मिल जाएंगे। ये जो पॉलिटिक्स है, ऑफिस पॉलिटिक्स, ये बहुत अच्छी चलती है, हमारे साथ भी बहुत होता है कि आपको ऐसे नहीं, आप ऐसे कर लेना, आप ऐसे नहीं। पहले ही बहुत होता था। थोड़ी देर तक जब तक सहन कर सकते हैं, जब तक कर पाते हैं, ज़्यादा है नहीं वो पेशेंट। फिर समझा देता हूँ उनको धीरे से कि यहाँ नहीं चल पाएगा, तो या तो मैं चलूँ या आपका चलना बंद कराऊँ, क्या करें बताओ। सेट हो जाते हैं फिर, ठीक है ना। तो यू शुड बी वेरी क्लियर विद दिस कि ये सब होगा, आप इससे भाग थोड़ी सकते हैं। कई बार आप ऐसे देखेंगे कि जैसे मान लीजिए एक बहुत अच्छी वेब सीरीज़ आई, मैंने वो देखी तो नहीं है, लेकिन उसके शॉर्ट्स देखे हैं, जमुना पार करके शायद कुछ है, उसमें कुछ सीए से रिलेटेड है। तो उसमें वो जो सीए है वो कोई मीडियोकर फर्म से आर्टिकलशिप करके जाता है और किसी फैंसी से ही उसमें चले जाता है ऑफिस में, हाईली कॉरपोरेट टाइप। तो वहाँ पे कोई उसकी मैनेजर वगैरह रहती है, वो उससे बड़ी बदतमीजी से बात करती है, बार बार उसको मीडियोकर बोलती है। आपने वो लड़का देखा है? वो लड़का एक और उसमें भी आया है, इंदौरी इश्क देखी है आपने? आपको पता है मेरे साथ एक बहुत अच्छा इंसिडेंट हो गया था इस पे। एक बार क्या हो गया कि मैं ऑल्ट्रेशन के लिए एक व्यक्ति के पास गया, और वो दिन ऐसे थे कि बाल बड़े थे और दाढ़ी ठीक ठाक थी। तो और तब है ना, दूसरा कोई चश्मा मैंने शायद लगाया होगा, अब पता नहीं। एक वो भी होता है ना, कभी कभी आप उसमें रहते कि अरे ठीक है क्या तैयार होना। वैसे भी मैं तो ज़्यादा विश्वास रखता नहीं हूँ तैयार होने में। तो मैं गया ना, तो एक आदमी मेरे को ऐसे ऐसे एक नज़र से ऐसे एक टक देखे जाए, देखे जाए, देखे जाए। मेरे को बोले भैया आपकी आप कब आएगी आपकी वो दूसरा एपिसोड कब आएगा? एपिसोड क्यों आएगा? बोले बोले भैया आप वो आप इंदौरी इश्क में मिलना। नहीं नहीं भैया कैसी बातें कर रहे हैं, मैं थोड़ी। बोला आपका साइड फेस बिल्कुल वैसा ही लगता है ना, ज़िंदगी में खैर वही चल रहा है, पर मैंने अभी तक काम नहीं किया है। फिर थैंक्स टू राय साहब, एक हमारे मित्र हैं, उन्होंने फिर मुझे फीचर किया है 2-3 शॉर्ट फिल्म्स में। अभी वो अपकमिंग है, एक शॉर्ट फिल्म में एज अ विलन का कैरेक्टर भी दिया है, और 2-3 और भी शॉर्ट फिल्म्स में है, उन्होंने मुझे कास्ट किया है। बहुत जल्द मैं आपको बड़े सिनेमाघरों में भी दिखूंगा, है ना। क्या पता मुकेश ही बन गया, पर ठीक है दिखने के चांसेस तो हैं। तो देर आर मैनी केसेस, मैनी सीन्स वी आर गोइंग टू डू, ओके। तो ऐसा हो जाता है कभी कभी। तो वो मूवी का मैं बता रहा था आपको, तो उसमें ना वो बड़ा खूब पॉलिटिक्स चलती है उनकी कि अरे आप मीडियोकर फर्म से हो। फिर वो भैया तो भैया हैं, वो दिखते भी मेरे जैसे हैं। तो एक दिन वो चटक गए, फिर उन्होंने समझा दिया कि ये जो इतनी इंग्लिश और ये जो इतना ड्रामा करती हो ना, इतना दिमाग अगर क्लाइंट पे लगा लिया होता तो आज ये सब नहीं होता। वो भी सुंदर लड़की को ऐसा बोल दो तो बुरा मान जाती है वो, फिर उसको ऐसा हो गया कि अरे
तो क्या काम तो करना पड़ेगा ना। तो स्टाफिंग में अपने को ये सीखना है कि आपके साथ ये तो बहुत सारी चीज़ें होंगी, झगड़ा हो जाएगा, कभी कभी आपका प्रमोशन कोई और ले लेगा तो फिर उसके चक्कर में झगड़ा हो जाता है। पर ऐसा बुरा मानने का नहीं है, कॉम्पिटेंसी पे ध्यान देने का है, कॉम्पिटेंट इनफ रहने का है, ज़्यादा लोड लेने का नहीं है, ज़्यादा कुछ हो तो ठोक देने का है दिमाग। तो भगवान ने जिंदगी दी, कहाँ नफरत करेंगे, ठोक दो। अपन तो नफरत वफरत नहीं करते, कभी ऐसा लिखा भी नहीं कि जब तक जीऊँगा नफरत करना। मेरे को तो पता है, अपन डायरी में लिख लेते, लाल डायरी है अपने पास, नाम लिख लेते, जिस दिन वक्त पलट गया बस हिसाब। हाँ जी, नाम कटना शुरू, बिल्कुल। वो मूवी वूवी में अब आ रहा है, अपन तो बहुत पहले से कर रहे हैं। आप में से तो कितने 2 साल से आप लोग जानते हो मेरे को, ये लाइन तो मैं पहले भी बोल चुका हूँ, है ना। हाँ हाँ, 2 लाइन, ये लाइन तो मैं पहले भी बोल रहा हूँ, मूवी में तो अब आ रहा है, पहले तो नहीं था। तो ये सब कहाँ से सीखा? वो तो अब क्या है, ऑफिशियली हम ये सब बोल नहीं सकते, फिर वो कॉपीराइट वाला प्रॉब्लम होता है। ठीक है, अब अगला अपने नाम की मूवी बना के फेमस हो रहा है, पैसे कमा रहा है, कमाए, क्या कर सकते हैं। देन वी हैव वन मोर एलिमेंट, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट फॉर्मेशन। यहाँ पे क्या पैदा होता है, एचआर डिपार्टमेंट क्या पैदा होता है दोस्त। ओके, देन वी हैव लीगल कंप्लायंस एंड प्रोटेक्शन। आपने सुना है जो भी एम्प्लॉयज होते हैं उनके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ता है, तो वो सारी चर्चा है। मैं चाहता हूँ आप जल्दी से इसको कंप्लीट करें, इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग। डन। Now let's move to very important, one of the important processes. How many processes we have covered till date, till time? 2 na. Number 1 planning process, number 2 organizing process. Now we are going to do what, staffing process, one of the important process, one of the detailed process. Process में process है, बात में से बात निकल आएगी इसमें, बड़ा कमाल का है ये, है ना। तो आइए इसकी चर्चा करें, शुरू करते हैं। एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट, पहला वर्ड क्या मिलता है दोस्त, एस्टिमेटिंग मैन पावर। समझ पा रहे हैं क्या आप क्या कह रहा हूं मैं? एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट। एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट का मतलब क्या हुआ यहाँ पे, क्यों ऐसा? देखो अभी ना इसमें एक छोटा सा छुपा हुआ पॉइंट है, उस पॉइंट को समझना पहले, नहीं तो इसमें आपको प्रॉब्लम आएगी, राइट। छुपा हुआ पॉइंट क्या है, हम स्टाफिंग कब करेंगे? बहुत ही बकवास जवाब दे दिया। हम हम स्टाफिंग कब करेंगे? ध्यान रखना ये चीज़, 2 कारणों की वजह से स्टाफिंग करी जाती है। पहला, या तो हम बिजनेस का एक्सपेंशन कर रहे हो, तब हमें नए लोगों को रिक्रूट करना पड़ेगा, या फिर हम नया बिजनेस चालू कर रहे हो, ठीक है। दोनों में से कोई एक कंडीशन होगी तो ही स्टाफिंग हो पाएगी, नहीं तो स्टाफिंग नहीं होगी। आपकी ऑर्गेनाइजेशन चल रही है, आप बोल रहे हो मेरे अंडर एम्प्लॉयज़ हैं, या फिर मेरे पास एम्प्लॉय कम है, ऐसा थोड़ी होगा। आप कम एम्प्लॉय से काम कराओगे क्या? ऐसा नहीं होगा। आपको पहले पता चल जाएगा कि अब काम बढ़ने वाला है, जब काम बढ़ने वाला है तो आपको पता चलेगा काम बढ़ेगा तो बांटना पड़ेगा, तो आप पहले ही शुरू कर दोगे ना रिक्रूटमेंट प्रोसेस। मतलब आप ऐसा करोगे कि पहले काम ले आओ, फिर उसको देखेंगे कर पाए तो ठीक है, नहीं तो किसी को रख लेंगे, ऐसा होता है क्या? मतलब टाटा ग्रुप्स फिर रिक्रूटमेंट कैसे कर रहा है? फिर तो कर ही नहीं पाएगा, कोई व्यक्ति जॉब ही नहीं रिक्रूट, देख लेंगे हमारे लड़के हैं ये काम कर लेंगे, ठीक है ना। आपको क्या समझना है कि ये जो पर्टिकुलर काम है ये कितने लोग कर पाएंगे, 7 लोग कर पाएंगे, मेरे पास कितने हैं 5, तो पहले रिक्रूटमेंट करो, समझे। तो स्टाफिंग कब करना है, 2 सिचुएशन में करना है। नंबर 1, या तो हम एक्सपांशन कर रहे हो या फिर हम नया बिजनेस शुरू कर रहे हो। क्या बात क्लियर होती है ये, बोलो। तो आज के बाद कोई पूछे स्टाफिंग कब करते हैं तो ध्यान रखोगे, गड़बड़ मत करना, क्लियर जवाब देना। स्टाफिंग कब करते हैं, या तो एक्सपांशन हो रहा हो या फिर हम नया बिजनेस
तो सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट करेंगे कि मैन पावर रिक्वायरमेंट कितनी चाहिए, कितने लोगों की अपने को ज़रूरत है। सबसे पहले कैलकुलेशन क्या होना चाहिए, एस्टिमेशन ऑफ मैन पावर रिक्वायरमेंट। क्या लिखते हैं यहाँ पे, ये देखिए, इट इंक्लूड्स वर्कलोड एनालिसिस, workforce analysis, avoid overstaffing, understaffing and promote diversify women differently abled and backward communities। इन सब को मिला जुला के अपने को काम करना है। अब दो चीज़ें, दो वर्ड आते हैं इसमें, वर्कफोर्स और वर्कलोड। वर्कफोर्स कौन से लोग होते हैं और वर्कलोड क्या होता है, जो काम का प्रेशर होता है। तो अगर आपकी वर्कफोर्स कम है तो वर्कलोड ज़्यादा होगा, और वर्कफोर्स ज़्यादा है तो वर्कलोड तो कम। सेकंड सिचुएशन अच्छी कि फर्स्ट सिचुएशन अच्छी है, बैलेंस्ड होना चाहिए या रिलैक्स्ड होना चाहिए, डिपेंड। रोज अगर आपके यहाँ पे ऐसा है कि वर्कलोड है ही नहीं, कोई इसी को टेंशन ही नहीं काम की, तो काम हो नहीं पाएगा। बहुत ज़्यादा है तो भी नहीं हो पाएगा। तो आपको इन तीनों को यूज़ करते आना चाहिए। नॉर्मल डेज में बैलेंस्ड होना चाहिए, रोज 7 घंटे का काम है, आपको 8 घंटे दिए गए करने के लिए, बैलेंस्ड है। कभी कभी सीज़न आएगा तो आप काम तो 7 ही घंटे करेंगे, लेकिन काम अब होगा कितने का, 10 घंटे का, तो आप कैसा फील करेंगे, लोडेड फील करेंगे। कभी कभी ऑफ सीज़न होगा, 7 घंटे ही आप काम करेंगे, लेकिन अब काम कितने घंटे का है, 5 घंटे का है। तो वर्कलोड एनालिसिस आपको ये समझाता है कि अगर आपकी स्टाफिंग स्ट्रांग है तो आप तीनों मैनेज कर लोगे, अगर नहीं है तो आपको नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ बढ़ाना पड़ेंगे। ठीक, व्हाट इज़ द एग्जाम्पल वी हैव, टाटा मोटर्स हायर वुमेन इंजीनियर इन मैन्युफैक्चरिंग प्लान टू प्रमोट वर्कफोर्स डाइवर्सिटी। इसका ध्यान रखना है, रिजिड नहीं होना है कि महिलाओं को मैं काम नहीं कराऊंगा, या मैं एबल जो लोग हैं उन्हीं से काम कराऊंगा, डिसेबल लोगों से काम नहीं कराऊंगा, सबसे काम कराना है, इस्तेमाल सबका करना है। ठीक है, व्हाट इज द सेकेंड पार्ट वी हैव, रिक्रूटमेंट। तो सबसे पहले क्या एस्टिमेट करो, कितने लोगों की ज़रूरत है, इसका एस्टिमेशन लगाओ। जैसे मैं एग्जाम्पल के लिए बोलूँ, मुझे 100 लोगों की ज़रूरत है, ये मैंने एस्टिमेट किया। अब रिक्रूटमेंट में क्या होगा, अब मैं एक पूल बनाऊंगा। क्या बनाऊंगा, जिसमें ऐसे 100 कॉम्पिटेंट लोगों को लेके आऊंगा। तो 100 लाऊं कि ज़्यादा, जब मुझे 100 लोगों की ज़रूरत है तो मैंने ऊपर पढ़ा था ना, ऑलवेज चेक ऑप्शंस। तो अब मुझे ऑप्शन चेक करना पड़ेंगे, कितने लोग अवेलेबल हैं। तो अब मैं कोशिश करूंगा उन सारे लोगों को गैदर करने की जो इस जॉब प्रोफाइल में क्या हो इंटरेस्टेड, फिर उनको क्या करूंगा, रिक्रूटमेंट की प्रोसेस से गुजारूंगा, टेस्ट लूंगा, सिलेक्ट करके चेक करूंगा कि ये मेरे काम के हैं या नहीं। तो अब मुझे क्या करना है, रिक्रूटमेंट समझना बेटा। रिक्रूटमेंट मान लो अपन ने करा 300 लोगों का, तो एक पूल बनाया है, पूल समझते हो, जिसमें सब लोग आके मिलेंगे। ठीक, creates a pool of applicant using internal and external sources। अब यहाँ पे ध्यान देना, recruitment includes one more topic which is more technical and more interesting। इसमें लेवल अप हो गया। रिक्रूटमेंट कितने तरीके के होते हैं कितने तरीके के, कौन कौन से, तो थोड़ा नीचे आ जाओ आप, देखो एक हेडिंग मिलेगी रिक्रूटमेंट, जल्दी से। इसमें क्या लिखा है, इंटरनल रिक्रूटमेंट। इंटरनल रिक्रूटमेंट में भी 2 होते हैं, कौन कौन से, ट्रांसफ़र और प्रमोशन। अब ट्रांसफ़र और प्रमोशन का क्या मतलब होता है, मैं आपको समझाता हूँ। नॉर्मल लेक्चर में अगर बुक है आपके पास तो आपने एक स्क्वायर बना रखा होगा, पर अभी उतनी चर्चा पे बात नहीं कर रहा, मैं बेसिक बताता हूँ। जब हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन में एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे शिफ्ट करते हैं विदाउट एनी सैलरी चेंजेस, तो हम क्या बोलते हैं, ट्रांसफ़र है। लेकिन हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन में एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे शिफ्ट करते हैं विद सैलरी चेंजेस, रिस्पॉन्सिबिलिटी चेंजेस, पावर चेंजेस, तो हम क्या बोलते हैं कि ये क्या है, प्रमोशन। कई बार दोनों भी होता है, आपकी पोजीशन भी चेंज करी, पावर भी बढ़ाई, सैलरी भी बढ़ाई, तो प्रमोशन भी हुआ और ट्रांसफ़र भी। ये इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट है। कई बार हमको लगेगा कि एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में कम लोग हैं, दूसरे डिपार्टमेंट में ज़्यादा हैं, तो हम वहाँ से ट्रांसफ़र कर लेंगे। कई बार हमें ऐसा लगता है कि हम एक व्यक्ति को सुपर सीनियर बनाएं या इसको प्रमोट करें तो नीचे जगह वेकेंट होगी, वहाँ पे नए रिक्रूटर्स को हायर करेंगे, नए फ्रेश टैलेंट को हायर करेंगे। ठीक है, तो इसको हम यूज़ करते हैं एज अ इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। याद आ गया क्या, पक्का। व्हाट इज़ द अदर एंड ऑफ रिक्रूटमेंट, एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, राइट। एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट में कौन कौन है,
तो एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट में अपने पास 10 नाम है कि हम एक्सटर्नली कैसे रिक्रूट करते हैं लोगों को। ठीक है, पहले मैं चाहता हूँ आप इंटरनल रिक्रूटमेंट एक बार पूरा पढ़ लो ठीक से। ठीक है, डन। एक्सटर्नल सोर्सेज देखिए ज़रा जल्दी जल्दी पढ़ेंगे। अब अपने पास वन लाइनर भी हैं और एग्जाम्पल भी हैं। ठीक है, तो अपने पास 10 पॉइंट हैं, सारे चेक करते हैं। नंबर 1 सबसे पहले कौन सा है हमारे पास? डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कैसे करते हैं दोस्त? नोटिस बोर्ड लगाओ, हायरिंग फॉर डेली वेजेस का, ऑफिस के बाहर या फिर फैक्ट्री के बाहर। कौन यूज़ करता है इसको? फैक्ट्री के कैजुअल लेबर्स के लिए इसको ज़्यादा यूज़ किया जाता है। इसको क्या बोलते हैं? डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। देन वी हैव व्हाट? कैजुअल कॉलर्स। ठीक है, कैजुअल कॉलर्स का मतलब क्या होता है? हमारे पास पुराना इनका डाटा होता है, पहले हमने इन्हें किसी कारण से रिजेक्ट कर दिया था, पर अब हम इन्हें कैजुअली कॉल करके पूछते हैं कि आप ज्वाइन करेंगे या नहीं। डाटा बेस्ड ऑफ वॉक इन एप्लीकेंट्स। वॉक इन एप्लीकेंट मतलब पहले आए थे हमारे यहाँ पूछने, हमने तब इन्हें जॉब नहीं दी, अब हमारे पास जॉब की वैकेंसी आई है तो हम एक बार इनको रिटच करते हैं। रिटेल स्टोर हायरिंग सेल स्टाफ, राइट। देन वी हैव व्हाट? एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट किस पे कर सकते हैं? न्यूज़पेपर या फिर ऑनलाइन एड। जॉब्स इन एड ऑफ टाइम्स ऑफ इंडिया पे भी आते हैं, दैनिक भास्कर में क्लासीफाइड करके एक जगह आती है, और आजकल तो Naukri.com इन सब पे भी मिल जाता है आपको, वो तरीका। देन वी हैव एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज प्रोग्राम। ये सिर्फ गवर्नमेंट ऑफिसर्स के लिए होता है। ठीक है, कि एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से दूसरे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में एम्प्लॉय एक्सचेंज कर दिए जाते हैं। कभी कभी आपने ऐसा देखा है कि कोई व्यक्ति है जो पुलिस में बहुत अच्छा कर रहा है, फिर उसको सीधा सीआईडी डिपार्टमेंट में ले जाते हैं। सीआईडी में बहुत अच्छा कर रहा रहता है तो उसको फिर और ऊपर की तरफ ले जाते हैं। तो ये डिपार्टमेंटल चेंज है ना, ऐसा पब्लिक सेक्टर हायरिंग कहा जाता है इसको। देन वी हैव प्लेसमेंट एजेंसीज। ये प्रोफेशनल रिक्रूटर्स हैं, इनका बिजनेस ही यही है। ये क्या करते हैं? कैंडिडेट्स को आइडेंटिफाई करते हैं, जॉब्स के साथ जाके बात करते हैं कि आपको कैसे लोगों की ज़रूरत है, और फिर इन दोनों को आपस में मिला देते हैं। प्रोफेशनल रिक्रूटर, एग्जीक्यूटिव हायरिंग फर्म्स। देन वी हैव कैंपस रिक्रूटमेंट। व्हाट वी हैव? कैंपस रिक्रूटमेंट। कैंपस रिक्रूटमेंट में क्या होता है? जब भी आप किसी इंस्टीट्यूट में अपनी पढ़ाई करते हैं, फॉर एन एग्जांपल आप एमबीए कर रहे हैं आईआईएम से, तो आईआईएम के पास कंपनीज आएंगी ये जानने के लिए कि कोई आईआईएम फाइनेंस से एमबीए कर रहा है क्या लड़का। हम बोलेंगे हमारे यहाँ 200 लड़के कर रहे हैं, तो ये 200 में से जो बेस्ट हो वो हमको दे दो, हमको एमबीए हमको फाइनेंस के लिए एक लड़का चाहिए जिसको जॉब देना है। तो आपको कैंपस से ही जॉब मिल गई। हो सकता है आपका अभी एक सेमेस्टर भी बचा हो, पर आपके डील हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, पैसा साइन हो गया, तो इसको क्या बोलते हैं? कैंपस रिक्रूटमेंट। हायरिंग फ्रॉम कॉलेजेस, Infosys at IIT कैंपस। देन वी हैव एम्प्लॉय रिकमेंडेशन। ये आपको रिकमेंड कर दिया कि अरे ये बहुत अच्छे भैया हैं, आप इनसे बात करिए। होता है ना ऐसा कि अरे ये मेरी फ्रेंड है, इससे बात कर लेना। वो वाले की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, क्या आईडी दे देना, वैसा नहीं। यहाँ पे क्या है कि एक एम्प्लॉय दूसरे एम्प्लॉय को जानता है, आपको रिकमेंड करा गया है कि आप जाके क्या कर सकते हैं? बात कर सकते हैं। रेफरल हायरिंग बोलते हैं। मेनी आईटी फर्म फॉलो दिस। ठीक है, बहुत आईटी फर्म्स में ऐसा चलता है और कैजुअली भी चलता है, इट्स नॉट अ बिग डील। देन वी हैव लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स। ये मैंने आपको पहले भी एक बार क्लियर किया था। लेबर कॉन्ट्रैक्टर ये वो लोग नहीं है, ये कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके पास बहुत सारा वर्किंग स्टाफ होता है, और ये कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं उन जगहों के जहाँ पे वर्किंग स्टाफ की इमीडिएट ज़रूरत हो। जैसे एक बहुत बड़ा हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट का बिजनेस है, मान लीजिए कोई होटल है, अब होटल में अचानक से 2-3 शादियाँ आ गई, तो होटल नॉर्मल टाइम पे क्या करता है ना, 10-20 लोगों का स्टाफ रखता है, उन्हें पता है मैनेज हो जाएगा। पर अब एकदम 2-3 शादियाँ आ गई तो अब ज़्यादा हाउसकीपिंग के लोग चाहिए, ज़्यादा हमको वेटर चाहिए, तो ऐसे लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स को फ़ोन लगाया जाता है और ये लोग आपको इमीडिएट बेसिस पे 10-15 लड़के दिलवा देते हैं।
और ये लोग कॉन्ट्रेक्चुअली पैसा लेते हैं, मतलब जो भी सैलरी आप उनको पे करोगे उसमें इनका कट होगा। या तो ऐसा होता है, या फिर आप पूरा पेमेंट किसको करो, कॉन्ट्रैक्टर को, और कॉन्ट्रैक्टर आगे पेमेंट कर देगा। ऐसा सब चलता है, राइट। सप्लाई ऑफ अनस्किल्ड वर्कर, कंस्ट्रक्शन कंपनी। देन वी हैव टीवी एडवर्टाइजमेंट एंड वेब पब्लिशिंग। क्या ये बात समझते हैं अपन? तो कितने रिक्रूटमेंट के स्टेज मिले हमें? 2, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इंटरनल में कितने हैं? 2, ट्रांसफ़र और प्रमोशन। एक्सटर्नल में कितने हैं? 10। कौन कौन से ज़रा पढ़ के बताओ। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, कैजुअल कॉलर्स, एडवर्टाइजमेंट, एम्प्लॉय एक्सचेंज, प्लेसमेंट एजेंसीज, कैंपस रिक्रूटमेंट, एम्प्लॉय रिकमेंडेशन, लेबर कॉन्ट्रैक्टर, टीवी एडवर्टाइजिंग एंड वेब। आई होप आई एम वेरी क्लियर विद द कॉन्सेप्ट ऑफ रिक्रूटिंग। तो हम प्रोसेस में वापस आते हैं। मैंने 100 लोग रखना चाहा, ये सोचा, 300 लोगों का पूल बनाया। पूल कैसे बनाऊंगा? तो मैंने बता दिया, या तो इंटरनल से या तो एक्सटर्नल से। अब मुझे क्या करना है दोस्त? अब मुझे करना है सिलेक्शन। सिलेक्शन कैसे होता है? तो चूजिंग द बेस्ट कैंडिडेट फ्रॉम द पूल। इट इंक्लूड टेस्ट, इंटरव्यू, रेफरेंस चेक्स एंड मेडिकल एग्जाम। तो सिलेक्शन का एक पूरा अपना पार्ट है। इसी पे आप लिखेंगे सिलेक्शन प्रोसेस। क्या लिखेंगे? चलो सिलेक्शन प्रोसेस देखा है, जल्दी से नीचे जाइए। दिखती है? पहला स्टेप क्या है सिलेक्शन प्रोसेस का? प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग बोल लीजिए, प्राइमरी स्क्रीनिंग बोल लीजिए। इसमें हम क्या करेंगे? एलिमिनेट अनफिट एप्लीकेंट्स। तो जो 300 लोगों का पूल आया, अब हमको सिर्फ बीकॉम ग्रेजुएट चाहिए, बहुत सारे बीएससी करे हुए हैं, तो उनको बाहर कर दो। जैसे आर्मी में होता है कि हमको एक सर्टेन हाइट के लोग चाहिए, उससे नीचे के बाहर कर दो। तो जो अनफिट एप्लीकेंट्स हैं उनको क्या कर दिया हमने? बाहर कर दिया। देन व्हाट वी टेक टेस्ट बेस्ड ऑन सिलेक्शन टेस्ट। व्हाट आर द बेसिक्स वी आर चेकिंग इन दोज टेस्ट? वी आर चेकिंग इंटेलिजेंस, एप्टीट्यूड, पर्सनैलिटी, ट्रेड एंड इंटरेस्ट टेस्ट। ओके, कितने टेस्ट हैं अपने पास? 5। कौन कौन से? इंटेलिजेंस, ट्रेड एंड इंटरेस्ट। तो एक बार सिलेक्शन टेस्ट भी देख लेते हैं ताकि यहीं पे चर्चा हो जाए। नीचे देखेंगे एक टेबल और मिलेगा, बी क्विक, ठीक है। इंटेलिजेंस टेस्ट में हम क्या चेक करते हैं? आईक्यू चेक करते हैं। कैसे करते हैं? लॉजिकल एग्जाम लेके, एलआर की एग्जाम लेके। एप्टीट्यूड टेस्ट में हम क्या करते हैं? लर्निंग एबिलिटी देखते हैं कि आदमी सीखता कितनी जल्दी है, सीखने की क्षमता कैसी है। इसके लिए हम क्या करते हैं? बैंक क्लरिकल एप्टीट्यूड लेते हैं। तो जो बेसिक मैथ्स होता है ना, मेंटल मैथ्स, वो आपको पढ़ाया जाता है, उसका टेस्ट लिया जाता है। उससे समझ में आ जाता है कि आपकी सीखने की शक्ति कितनी है, ठीक है। तो आप सोचते भी होंगे कि सारी गवर्नमेंट एग्जाम में या सारी एग्जाम में मैथ्स क्यों है, और 10 तक का ही क्यों है? क्योंकि वो आपके माइंड को ये उससे ये पता चलता है कि आप सीखते कितना जल्दी हो, आपका एप्टीट्यूड कैसा है, सीखने में आपका माइंड कैसा है, राइट। देन वी हैव पर्सनैलिटी टेस्ट। इसमें हम क्या चेक करते हैं? मेजर बिहेवियर एंड ट्रेट। ये एचआर इंटरव्यूज़ के द्वारा होता है। आपको सामने बुलाएंगे, बैठाएंगे, आपसे बात करेंगे इधर उधर की आपकी पर्सनली, और समझेंगे कि आप किस तरीके की पर्सनैलिटी हैं, हमारे काम की हैं या हमारे काम की नहीं है। तो इसको तो फेक कर सकते हैं। अगर मुझे पता चल जाए आपको कैसी पर्सनैलिटी चाहिए तो मैं वैसी बना लेता हूँ। अब जैसे कि मेरे को पता चल जाए कि अगर मैं क्यूट बिहेव करूँगा तो आपको अच्छा लगूंगा, तो करने लग जाऊँगा। अगर मेरे को पता चल जाए कि आपको ये चीज़ें बोलूँगा तो अच्छा नहीं लगेगा, तो ये बोलने लग जाता हूँ। ये तो हम फेक कर सकते हैं ना, इसलिए पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पॉसिबल है। इस दुनिया में बहुत रेयर लोग हैं जो अपने एक जैसी पर्सनैलिटी में रहते हैं, राइट। अदरवाइज हर आदमी का पर्सनैलिटी स्विच होता है, और उसके पास ये पावर होती है कि मतलब आपने ऐसे देखे होंगे लोग, जब उनको काम निकलवाना रहता है तो उनकी टोन ही चेंज हो जाती है। मतलब मेरे को तो आए दिन है, मैंने तो ऐसे सुना है कि मेहुल, मैं क्या कह रही थी, अगर ये हुआ कि चलो भाई गए पैसे गए। तो ये बिल्कुल टोन है, जैसे ही किसी ने मेरे से गा के बात करी कि भाई, बस अब मैं समझ गया। और मेहुल भाई कैसे हो? अरे मैं कैसा हूँ ये आपको जानना है? काम बोलो, पैसा बोलो, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और देखो ये सब आपकी लाइफ में आते हैं तो इसका बुरा नहीं मानना, ठीक है। आप में कुछ गुण होंगे जो उनमें नहीं है, तो आपके पास है तो उनको दे दो। वो अगर मिसयूज करें तो फिर उनको बताओ।
कि आप किससे ले रहे हो, है ना, ऐसा होना चाहिए। तो किसी को भी ऐसे आके खेल के जाने नहीं देना, थोड़ा उनको समझाना बड़ा ज़रूरी है ना। या वो अब ज़माना चला गया हिंदुस्तान का, ये नया भारत है, ये घर में घुसेगा भी और बदला भी लेगा। क्योंकि अब आप वो कर नहीं सकते ना यार कि ठीक है, होता है, चलता है, दुनिया है, ना 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 ना, दुनिया है नहीं बोलना है, होता है, चलता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे हम इन सब बातों का। देन वी हैव वन मोर टेस्ट विच इज ट्रेड टेस्ट मेजरिंग एग्जिस्टिंग स्किल। जैसे मान लीजिए आप काम करते हो, आपकी टाइपिंग स्किल कैसी है, टाइपिंग स्पीड कैसी है, और भी छोटी छोटी बहुत सारे टेस्ट होते हैं जो ज़रूरती होती है, जो बिजनेस से रिलेटेड है, राइट। जैसे बिजनेस में आपको सेल्स की जॉब करना है, तो आपको सेल्स के कोटेशंस बनाना आते हैं कि नहीं, नहीं आते हैं तो आपको आने चाहिए थे। अगर आप बोल रहे हो मैंने पिछले 5 साल काम किया, तो कोटेशन बनाना तो आना चाहिए ना आपको, वो पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर चलाना तो आना चाहिए। भैया हम अकाउंटिंग करते हैं, टैली चलाया है नहीं, तो फिर काहे की अकाउंटिंग करते हो? नहीं, हम हाथ से करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट। 3 दिन ऑफिस जाते हैं तो पहले फॉर्मेट बनाते हैं जर्नल एंट्री का, तो ऐसा सब नहीं चाहिए, राइट। देन वी हैव इंटरेस्ट टेस्ट, आइडेंटिफाई जॉब प्रेफरेंसेस एंड करियर काउंसलिंग। कुछ लोग होते हैं जिनकी ड्रीम जॉब होती है, जैसे मैं एक व्यक्ति को जानता था और बहुत बढ़िया कमाल के व्यक्ति हैं वो, और मुझे बहुत पसंद है, बड़े अच्छे मिजाज के हैं वो। तो वो एक पर्टिकुलर बिजनेस में एंटर हुए, 2 पार्टनर। और कुछ लोग नहीं होते जिनकी पर्सनैलिटी ही आर्टिस्टिक होती है, जिनका मतलब वो कैसे बोले हम, जिनसे मिलके आपको अच्छा लगता है, उनके अंदर का आर्ट आपको हर जगह दिखता है, झलकता है, इस टाइप की उनकी थोड़ी पर्सनैलिटी थी। तो वो किसी एक बिजनेस में एंटर करे हुए थे ऑलरेडी। देन उनको रेडियो एफएम से, या आई थिंक मैं जहाँ तक याद कर पा रहा हूँ रेडियो मिर्ची से, कुछ कंटेंट लिखने का जॉब आया, और ये उनका ड्रीम जॉब था, वो हमेशा से जॉब करना चाहते। उन्होंने वो बिज़नेस छोड़ दिया उस पार्टनर के भरोसे, और वो जॉब करने चले गए, और वो बहुत अच्छा जॉब वॉब में रहे। फिर अब तो खैर मैं जानता नहीं कि कहाँ है, लेकिन हाँ मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो पर्टिकुलर किसी जॉब को करने के लिए भी बहुत इंटरेस्टेड होते हैं। जैसे एक मेरे मतलब जिनको मैं बहुत पसंद करता हूँ, थोड़ा जानते ही आप, आर्मी बैकग्राउंड वाले हैं वो, और मेरा भी थोड़ा वैसा ही है। तो एक कर्नल शिवेंद्र करके हैं, बड़े बहुत मुझे बहुत पसंद है वो, उनकी आइडियोलॉजी, मेंटेलिटी, माइंडसेट बहुत कमाल का है। वो भी इसी तरीके से बोलते हैं कि मेरी जॉब ही यही थी कि मेरे को पहाड़ चढ़ना है, मेरे को कॉम्बैट देखना है, यही करना है मेरे को, तो आर्मी से बेस्ट क्या है, लीगली गोली चलाओ। कुछ लोग होते हैं जो कैसे होते हैं ना, जिनका जॉब प्रेफरेंस होता है कि मेरे को यही काम करना है। जो लोग सीए कर रहे हैं वो सीए में जैसे आगे बढ़ेंगे, तो उनका भी होगा कि हम फाइनेंस में ही आगे बढ़ें। जैसे अभी एक भैया हैं आपके सीनियर जो अभी सीए क्लियर करेंगे, तो उनकी बड़ी इच्छा है कि वो फाइनेंस में ही आगे बढ़ेंगे, जेपी मॉर्गन ही जाएंगे वो, तो उनका फोकस वैसा है। तो बहुत सारे लोग होते हैं जॉब प्रेफरेंशियल बेस्ड, राइट। तो दीज आर दी सिलेक्शन टेस्ट। हाउ मेनी टेस्ट वी हैव? 5। नाउ वी आर इन अ प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन प्रोसेस, राइट। आप समझ रहे हैं ना, हायरार्की अपन कैसे पढ़ रहे हैं। अपन स्टाफिंग प्रोसेस पे थे, जो पॉइंट आया उसके रिलेवेंट प्रोसेस पे चले गए, उसमें कोई डिटेल पॉइंट आया तो उसके डिटेलिंग में चले गए, ताकि एक ही बार में पूरा चैप्टर क्या हो जाए, खत्म। नाउ आफ्टर प्राइमरी स्क्रीनिंग सिलेक्शन टेस्ट, देन वी हैव व्हाट, एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू। अब इनको बुलाओ और इन डेप्थ क्या करो, इनसे कन्वर्सेशन, बात करके समझो क्या बोल रहे हैं, क्या बोलना चाहते हैं, कहीं फेक तो नहीं कर रहे हैं, ऐसा। देन वी डू रेफरेंस चेक। अगर इन्होंने किसी पास्ट एम्प्लॉयर के यहाँ काम किया है, तो हम चेक करेंगे कि ये वहाँ से छोड़ के यहाँ क्यों आ रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि वहाँ घपला कर दिया था और यहाँ आ रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि इन्हें इम्प्लांट किया जा रहा है, ऐसा भी तो होता है। तो ये सब चेक करा जाता है, राइट। इसलिए आप लोग अपना लिंक्डइन बहुत अपडेटेड रखा करो, और लिंक्डइन में अपने कनेक्शंस बना के रखा करो, एक दूसरे के साथ भी, और आपके जो सीनियर्स हैं, जो ऑफिशियल्स हैं प्रॉपरली, उनके साथ भी। क्योंकि हो सकता है आज से 10 साल बाद आप कहीं जॉब के लिए अप्लाई करो, और जब आप अप्लाई करो आपका लिंक्डइन चेक हो, उसमें मैं दिख जाऊँ एज अ कनेक्शन, तो वो मेरे को फ़ोन ला के पूछ लेंगे कि आप इसको कैसे जानते हो। तो मैं फिर जाऊँगा प्रोफाइल पे, फिर मैं ढूंढूंगा, फिर मेरे को याद आएगा कि अरे हाँ मैं जानता हूँ, कैसा है ये, और फिर मैं बता दूंगा कि कैसा है ये। ऐसा होता है नॉर्मली, जो लिंक्डइन है वही इन सब चीज़ों के लिए, ठीक है। मतलब यहाँ पे एक सर हैं दीपक मूलचंदानी जी, आदरणीय बड़े, और बहुत ही कमाल की पर्सनैलिटी हैं वो। ये काफ़ी चीज़ें एड्रेस करते हैं रिक्रूटमेंट वाली, बहुत बढ़िया कामकाज है उनका। और जो सीए में रिक्रूटमेंट प्रोसीजर्स में वो बहुत अच्छा हेल्प करते हैं बच्चों का। मतलब अपनी तो ज़्यादा नहीं बनी, क्योंकि अपने को नौकरी तो नहीं करना थी, फिर सीए भी
कहाँ हो पाए, तो इसलिए ज़्यादा। बाकी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे इंसान है। आपके तो दोस्त के फादर है, मनोज्ञ के पापा, योग्य के पापा है ना, मनोज्ञ दूसरा है। देन वी हैव सिलेक्शन डिसीजन। इसके बाद क्या करेंगे, सिलेक्शन डिसीजन लेंगे। अरे बोलो ना, इसके बाद क्या करेंगे, सिलेक्शन। सिलेक्शन डिसीजन में क्या होगा, फाइनल अप्रूवल। अगर मेडिकल एग्जाम की ज़रूरत है तो वो कराएंगे, फिटनेस चेक। हमने सुना ना, अनसाउंड माइंड के व्यक्ति को तो नहीं रख सकते ना, वैसे अनसाउंड माइंड के व्यक्ति नौकरी करते भी नहीं है। अनसाउंड माइंड के व्यक्ति राजा ही होते हैं बाय बर्थ। होता ये कि कभी कभी क्या होता है, कुछ पर्टिकुलर एग्ज़ाम्स ऐसी होती हैं जिसमें आपकी फ़िटनेस होना बहुत ज़रूरी है, तो वो चेक करना थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। फाइनली वी प्रोवाइड अ जॉब ऑफर टू यू। और अगर आपको ये जॉब ऑफर अच्छा लगता है, अपॉइंटमेंट लेटर आपको मिलेगा, आप चाहें तो इसमें मना कर सकते हैं, अदरवाइज आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया जाएगा और अब आप क्या बन जाएंगे, लीगल एग्रीमेंट के बाद हमारे एम्प्लॉय। क्या ये बात समझ आई आपको? इस प्रोसेस का नाम क्या है, कौन सी प्रोसेस है ये, सिलेक्शन प्रोसेस। ठीक है, किसके अंदर आती है ये, स्टाफिंग प्रोसेस के अंदर। स्टाफिंग प्रोसेस में अब सिलेक्शन पे बात आ गई। अब हमने कितने लोग निकाले होंगे, 100 लोग रखना थे, 300 का पूल बनाया, अब हमने निकाले होंगे करीबन करीबन 110। अब हम इनको क्रॉस चेक करेंगे, ठीक है, और सारे सिलेक्शन करने के बाद इनको नौकरी में रखेंगे और कोशिश करेंगे कि एक आधी लोग ऊपर नीचे भी कर लें, क्योंकि एस्टिमेशन है ना 100 लोगों का। मान लो ये सब करते करते 6 महीने हो गए और तब पता चला कि 105 लोगों की ज़रूरत है, तो 10-15 ऊपर ही रखो। और मना करने में क्या है, सॉरी सॉरी बोलने में क्या प्रॉब्लम है। जैसे ये सब प्रोसेस हो गई, तो पहले हमने क्या किया, मैन पावर एस्टिमेशन किया, फिर हमने क्या किया, रिक्रूटमेंट, फिर हमने क्या किया, सिलेक्शन। अब क्या करेंगे, अब बस इनका प्लेसमेंट कर दो, इनको जॉब बता दो, ये नौकरी करें, इनको असाइनिंग द जॉब हो जाएगा, इंट्रोड्यूसिंग एम्प्लॉय टू ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा, सोशलाइजेशन प्रोसेस में जाएंगे, रिटेंशन में काम करेंगे, काम धीरे धीरे शुरू हो जाएगा, ओरिएंटेशन दिया जाएगा, बिजनेस के बारे में समझाया जाएगा, कंपनी काम कैसे करती है सिखाया जाएगा, ये सब बातें करी जाएंगी। बताइए, फिर इसके बाद हम इन्हें सिखाएंगे ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। जैसा कि कभी कभी क्या होता है, कुछ पार्ट आप सीखे हुए होंगे, कुछ पार्ट की स्किल और ट्रेनिंग आपको देना अभी यहाँ पे ज़रूरी है। तो अब ऑर्गेनाइजेशन किस पे खर्च करेगी अपना समय, आपके ट्रेनिंग और डेवलपमेंट पे। क्या ये बात समझ आती है? अब किस पे खर्च करेगी अपना समय, ट्रेनिंग और डेवलपमेंट। लास्टली आपको दिया जाएगा परफॉर्मेंस अप्रेजल। लेकिन ट्रेनिंग और डेवलपमेंट की जब बात छिड़ी गई है तो ज़रा इसको भी कंप्लीट कर लेते हैं। मैं चाहता हूँ आप थोड़ा स्क्रॉल करके नीचे आए। ट्रेनिंग और डेवलपमेंट क्यों ज़रूरी है, तो आइए बात करते हैं। ट्रेनिंग और डेवलपमेंट दो अपने आप में टॉपिक हैं। ट्रेनिंग का मतलब होता है जॉब ओरिएंटेड। क्या मतलब होता है, कि आप जो जॉब कर रहे हैं उसके लिए आपको ट्रेन किया जाएगा। जैसे मान लीजिए आपको कंप्यूटर को एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर सिखाना है हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो इट्स अ ट्रेनिंग। डेवलपमेंट इज अ करियर ओरिएंटेड। क्या आप ग्रेजुएट हैं, आपकी जॉब लग गई है, अब आप एमबीए भी कर लीजिए, इससे आपके करियर में एनहांसमेंट हो। कई बार आपने सुना होगा कंपनीज कराती हैं, काफ़ी सारी बिग 4 कंपनीज हैं जो सीए के बाद अगर आप फाइनेंस में जाते हैं तो सीएफए आपके लिए कराने की मदद करती हैं। आपकी जो सीएफए की फ़ीस है उसमें स्कॉलरशिप का प्रावधान करवाने की कोशिश करती हैं, आपकी सैलरी में से आपकी फ़ीस पे करने की कोशिश करती हैं। ऐसे काफ़ी सारे करियर एनहांसमेंट अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। ट्रेनिंग जो होती है वो कैसी होती है, शॉर्ट टर्म। और डेवलपमेंट कैसा होगा दोस्त, ट्रेनिंग इम्प्रूव्स स्पेसिफिक स्किल, डेवलपमेंट इम्प्रूव्स ओवरऑल ग्रोथ। ट्रेनिंग चेंजेस इमीडिएट जॉब परफॉर्म एंड डेवलपमेंट चेंजेस फ्यूचर ग्रोथ। क्या ये बात क्लियर होती है? अच्छा, इसका फायदा क्या है, ऑर्गेनाइजेशन को क्या फायदा है, हायर प्रोडक्टिविटी, लेस वेस्टेज, इमरजेंसी रिप्लेसमेंट, हाई मोरल एंड अडेप्टेशन टू टेक्नोलॉजी। ये सब ऑर्गेनाइजेशन को फायदा हो जाता है ट्रेनिंग और डेवलपमेंट करा के। एम्प्लॉय का क्या फायदा होता है, एक तो करियर की ग्रोथ हो रही है, इनकम बढ़ रही है, सेफ्टी अवेयरनेस और जॉब। अब इसी में ट्रेनिंग में और डिटेल में जाओगे तो दो मेथड्स मिलेंगी। मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग भी इसका एक पार्ट है। मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग, दो तरीके की मेथड्स होती है। कौन कौन सी, ऑन द जॉब ट्रेनिंग एंड ऑफ द जॉब ट्रेनिंग।
ऑन द जॉब ट्रेनिंग में क्या क्या आता है, ध्यान से देखिए ज़रा, नोटिस करिए। अप्रेंटिसशिप, ट्रेनिंग अंडर अ एक्सपर्ट। इलेक्ट्रिशियन की ट्रेनिंग ऐसे होती है। देखो आप याद करो, जब मैं इसको पढ़ाता हूँ तो कितना डिटेल में डिस्कशन करते हैं ना, इसका पूरा समझाना पड़ता है। अभी तो अपन जानते हैं, अपन क्या कर रहे हैं, रिव्यू कर रहे हैं फटाफट कि ये होता है, ठीक है, समझ गए, आगे बढ़ो, ठीक है। कोचिंग, सुपीरियर गाइड्स ट्रेनिंग, कहाँ चलता है ये, मैनेजर मेंटरिंग है और जूनियर में चलता है, मैनेजर मेंटरिंग जूनियर है। इंटर्नशिप, स्टडी प्लस प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, ये कहाँ पे मिलेगा आपको, एमबीए इंटर्नशिप में मिलेगा, ठीक। देन जॉब रोटेशन, शिफ्टिंग डिपार्टमेंट्स, थोड़े दिन फाइनेंस में काम करा है, थोड़े दिन एचआर में, थोड़े दिन प्रोडक्शन में, ये कहाँ मिलेगा, बैंक में मिलता है। कहाँ पे मिलता है, बैंक में। अब बैंक में आपको कैशियर बना दिया, अब आप एक दिन आप प्रेजेंट नहीं हो, एक हफ्ते की छुट्टी पे हो, तो क्या बैंक कैश नहीं बांटेगी। तो सबको ट्रेन करा जाता है कि कभी कोई इमरजेंसी की सिचुएशन हो तो एटलीस्ट आपको काम तो आता हो। आप बोलो हमको आता ही नहीं, हम गिनने ही नहीं आते, वो खर्च करना आते हैं बस। सही बात है कि नहीं। सबसे ज़्यादा टफ जॉब जो है ना वो कैशियर की है मेरे हिसाब से। क्यों, पूरा दिन पैसा गिनो और अपना एक भी नहीं, कितना मुश्किल है। आदमी करोड़ों रुपए से घिरा हुआ है, एक रुपया उसका नहीं है, ऐसा मन तो करता होगा कि सो कर नहीं सकते, कितना टफ है। रोज पैसा गिनो थूक लगा के, क्या करते हैं भैया, पैसा गिनते हैं, अपना नहीं, नहीं दूसरों का, किस्मत है। देन वी हैव ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। ऑफ द जॉब ट्रेनिंग में क्या क्या आता है दोस्त, क्लासरूम लेक्चर्स, फिल्म्स, डेमोस्ट्रेशन वीडियोस, there are many films which demonstrate so many things, we have to be very clear for it. Then we have case studies, रियल बिजनेस प्रॉब्लम्स का डिस्कशन करके आपको सिखाया जाता है। कंप्यूटर मॉडलिंग है जिसमें स्टिमुलेटेड वर्क सिखाया जाता है, कंप्यूटर पे समझाया जाता है काम कैसे करेंगे। देन वी हैव वेजिटेबल ट्रेनिंग, सेपरेट ट्रेनिंग सेटअप होता है किसी पर्टिकुलर मशीन को सिखाने के लिए, आपको वहाँ ले जाया जाएगा और वो सिखाया जाएगा। देन वी हैव प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन जिसमें स्टेप बाय स्टेप लर्निंग करी जाती है, ठीक है। ऐसे नहीं, कहाँ से चले, स्टाफिंग प्रोसेस में पहला पॉइंट क्या है, एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट। दूसरा पॉइंट क्या है, रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट कितने तरीके के हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल में कितने हैं, 2, ट्रांसफर और प्रमोशन। एक्सटर्नल में कितने हैं, 10। नाम बताओ, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, कैजुअल कॉलर्स और एडवर्टाइजमेंट, फिर एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, प्लेसमेंट एजेंसीज, फिर कैंपस रिक्रूटमेंट, देन रिकमेंडेशन ऑफ एम्प्लॉय, देन लेबर कॉन्ट्रैक्टर, देन TV advertisement and web publishing, right? We done with the recruitment, so estimating manpower requirement, then recruitment. Now what we have, selection. Selection includes selection process. Now tell me the selection process. Starts with preliminary screening or primary screening, then what we have, selection test. How many tests we have, 5 tests we have. Intelligence test, aptitude test, trait test, interest test and personality test, right? तो ट्रेनिंग सिलेक्शन प्रोसेस, प्राइमरी स्क्रीनिंग, सिलेक्शन टेस्ट, सिलेक्शन टेस्ट के बाद क्या आएगा, एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू, देन रेफरेंशियल चेक करेंगे, देन सिलेक्शन डिसीजन रखना है या नहीं, फिर क्या करेंगे, मेडिकल एग्जामिनेशन, देन ऑफर देंगे और फाइनली कॉन्ट्रैक्ट कर लेंगे। अच्छा, किसी भी स्टेज पे मना कर सकते हैं आपको, जॉब ऑफर के टाइम पे आप भी मना कर सकते हो, ध्यान रखना ये चीज़। तो वी हैव कवर्ड एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट, देन रिक्रूटमेंट, देन सिलेक्शन। सिलेक्शन का डिटेल हो गया। अब हम आ गए नीचे, इसके बाद क्या किया हमने, प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन, काम सिखाओ, कंपनी के बारे में बताओ। फिर क्या करा है हमने, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट कर दिया। अब ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में फिर और डिटेल है कि ट्रेनिंग और डेवलपमेंट क्या होता है, किसके लिए अच्छा है, किसके लिए बुरा है, वो अपनी जगह है। बट वी आर discussing what are the types of training. There are 2 methods of training, on the job training and off the job training. On the job trainings में क्या क्या आते हैं जरा जल्दी से बता दो। अप्रेंटिसशिप आएगा, इंटर्नशिप आएगा, कोचिंग आएगा, जॉब रोटेशन आएगा। ओनली 4 आर देयर, ओके। व्हाट अबाउट ऑफ द जॉब ट्रेनिंग, classroom lectures we are going to conduct, then films will be there,
I am shaded with the blue line films there, it means they are blue. Okay, films. Then case studies, computer modeling, festival training and programmed structure. तो अभी तक हम 5 स्टेप कर लिए शायद. एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, प्लेसमेंट ओरिएंटेशन एंड ट्रेनिंग एंड. चलो तो अब डिटेल टॉपिक सारे हो गए हैं, तो इसकी समाप्ति करी जाए. आइए पढ़ा जाए थोड़ा और. ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के बाद क्या करेंगे? परफॉर्मेंस. तो अच्छा काम करे हो तो ज़्यादा पैसा दो, तारीफ करो. एम्प्लॉय ऑफ द ईयर बनाओ, एम्प्लॉय ऑफ द मंथ बनाओ, कि नौकर में नौकर और सबसे बड़े नौकर. जितने नौकर हैं उसमें सबसे बढ़िया ये है ना, ऐसा. देन प्रमोशन एंड करियर प्लानिंग भी होती है. प्रमोशन और करियर प्लानिंग करेंगे, आपको प्रमोट करेंगे, आपके करियर के बारे में चिंता करेंगे कि आप ये काम सीखिए, ऐसा करिए और बेहतर काम करिए. अभी आप 10 लाख के नौकर हैं, फिर 15 लाख के हो जाइएगा, फिर 20 लाख के हो जाइएगा, ऐसा. And lastly we have compensation. Compensation include 2 kind of compensation, financial compensation and non-financial compensation. फाइनेंशियल कंपनसेशन में आपको सैलरी दी जाती है, वेजेस दिए जाते हैं, किसी प्रकार के आपको सोशल सिक्योरिटी स्कीम में कंट्रीब्यूशन दिए जाते हैं. व्हाट आर द नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स और कंपनसेशन? आपको पर्क्स देना, अलाउंसेस देना, ओके, परक्विजिट्स देना, ये सब. जिसमें जैसे मान लीजिए आपको HRA दे दिया, घर दे दिया रहने को, मान लीजिए आपको गाड़ी दे दी, या फिर आपका पेट्रोल कन्वेंस की फैसिलिटी दे दी, ट्रैवलिंग अलाउंस दे दिए, ये सब बातें. ठीक है. तो एक बार वापस से अपन स्टाफिंग प्रोसेस बोलने जल्दी से. स्टाफिंग प्रोसेस कहाँ से शुरू हुई? एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, प्लेसमेंट ओरिएंटेशन, ट्रेनिंग डेवलपमेंट, परफॉर्मेंस अप्रेजल, करियर ग्रोथ एंड प्लानिंग, प्रमोशन एंड करियर प्लानिंग, कंपनसेशन. 8 स्टेप है ना. आज कितनी स्टेप पढ़ी अपन ने? 4. सॉरी, कितनी प्रोसेस पढ़ी अपन ने? 4. प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग और सिलेक्शन. ठीक. क्या अपना स्टाफिंग यहाँ पे कंप्लीट हो गया? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? सब समझ आ गया अच्छे से? बोलो तो अब डायरेक्टिंग भी पढ़ाई दूँ? क्यों यार? क्या यहाँ तक क्लियर है? पक्का? 10 मिनट का ब्रेक लीजिए, पहले पूरा स्टाफिंग गो थ्रू करिए, कोई भी पॉइंट छूटना नहीं चाहिए. यहाँ पे हमने कवर किया स्टाफिंग. अब अगले चैप्टर की ओर बहुत जल्द आगे बढ़ेंगे. थैंक यू फॉर द स्टाफिंग.